साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉबदार, प्लेसमेंट, अंशकालीन, रसोईया कर्मचारी, ठेका कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायीकरण को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। साथ ही अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण, स्थायीकरण एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वह कर्मचारियों की अनदेखी करती है और जो विपक्ष में रहते हैं वे कर्मचारियों के हिमायती बन जाते हैं। जैसा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। जब सत्ता में थे तो कर्मचारियों की बात को 5 साल तक नहीं सुना और नियमितीकरण, स्थायीकरण ना करने के 50 बहाने उनके लिए ढूंढ लिए गए। साथियों, यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ ही इस काम के लिए माहिर नहीं हैं। अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वे भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी महारत हासिल करते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि कर्मचारियों का नियमितीकरण हो, स्थायीकरण हो। वे केवल कर्मचारियों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी दुकानों को चलाना चाहते हैं, चंदा उनसे लेना चाहते हैं और अपना धंधा चोखा रखना चाहते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो वर्तमान में सरकार है उनके द्वारा भी अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है कि कर्मचारियों का नियमितीकरण कैसे संभव है। कई प्रकार की कानूनी बाधाएं हैं, कई प्रकार के पैच इसमें हैं जो नियमितीकरण, स्थायीकरण में बहुत बड़ी बाधा हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरे राज्यों में भी नियमितीकरण, स्थायीकरण किया गया है। जैसे कि एनएचएम के कर्मचारियों का नियमितीकरण मणिपुर में किया गया है, राजस्थान में भी एनएचएम के कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया है, मध्य प्रदेश में भी कुछ हद तक कर्मचारियों का भला किया गया है। हरियाणा का उदाहरण और मध्य प्रदेश का उदाहरण तो खुद वित्त मंत्री महोदय जी भी दे चुके हैं कि वहाँ पर स्थायीकरण जिस तरह से किया गया है छत्तीसगढ़ में भी उसी मॉडल को अपनाया जाएगा। और एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण और स्थायीकरण के लिए कमेटी भी हाल ही में बनाई है, जो दूसरे राज्यों का भ्रमण करेगी और वहाँ पर ये देखेगी कि किस प्रकार से वहाँ पर एनएचएम के कर्मचारियों का स्थायीकरण, नियमितीकरण, समान काम के बदले समान वेतन वहाँ पर दिया गया है। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी दिया जाएगा। अब राजनीतिक पार्टियों का कहना ये है, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा दलील दी गई थी लास्ट में 5वें साल में जब सरकार जाने वाली थी, कि एनएचएम के कर्मचारियों का नियमितीकरण अगर हम करते हैं तो केंद्र से मिलने वाली जो राशि है वह हमको नहीं मिलेगी और इस स्थिति में पूरी राशि का वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा। तो साथियों, जहाँ पर भी कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया, खासतौर से एनएचएम के कर्मचारियों का, वहाँ का मॉडल सरकार को देखना चाहिए। और अगर राशि की बात है तो राज्य कर्मचारियों को भी सरकार राशि देती ही है, तो एनएचएम के कर्मचारियों को देने में आखिर हर्ज क्या है, क्योंकि वे भी तो सरकार का ही काम कर रहे हैं। आखिर वे भी तो सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जब कर्मचारी काम करते हैं तो सरकार को भी वाहवाही लूटने का मौका मिलता है। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि कर्मचारियों के साथ भेदभाव ना करते हुए उनका नियमितीकरण, स्थायीकरण करें। और साथियों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सरकारों के द्वारा दलील दी जा रही है कि नियमितीकरण संभव नहीं है। तो साथियों, अगर नियमितीकरण संभव नहीं है तो स्थायीकरण भी उनका किया जा सकता है, समान काम समान वेतन उनको दिया जा सकता है। लेकिन सरकारें चाहती ही नहीं है कि किसी भी कर्मचारी का भला हो। और इसमें कहीं ना कहीं जो अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी हैं वे भी एक बहुत बड़ा इसमें रोड़ा बने हुए हैं, क्योंकि वे भी नहीं चाहते हैं कि कर्मचारी संगठनों का नियमितीकरण हो, स्थायीकरण हो। वे केवल अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि कोई भी कर्मचारी संगठन का पदाधिकारी हो, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है। कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है और कोई किसी अन्य पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो सभी कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वे केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। वे नहीं चाहते हैं कि कर्मचारियों का नियमितीकरण हो, स्थायीकरण हो। हड़ताल के नाम से कर्मचारियों से चंदा लिया जाता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते की हड़ताल की जाती है। चंदा लेकर कर्मचारियों को उसका ब्यौरा दिया जाता है। 5 रुपये खर्च होते हैं, 50 रुपये बताए जाते हैं और कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जो संगठनों के पदाधिकारी हैं, अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी हैं, वे भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से शामिल हैं और सरकारों के साथ उनकी साँठ-गाँठ रहती है। इसका उदाहरण, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक क्लिप के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, जो न्यूज़ 24 CGMP में दिखाई गई है। उसमें एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके द्वारा भी इसके बारे में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कर्मचारियों में एकता की कमी है। जिस प्रकार से कर्मचारी संगठन अलग अलग बटे हुए हैं, कोई अपने फ़ायदे के लिए अलग संगठन बनाया हुआ है, कोई अपने फ़ायदे के लिए दूसरा संगठन से जुड़ा हुआ है, किसी में भी एकता
नहीं है। जब भी अपने हक की बात आती है सभी कर्मचारी संगठन हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि वे अच्छे से जानते हैं कि अगर हम एक साथ आ गए तो कर्मचारियों की मांग पूरी हो जाएगी, और कर्मचारियों की मांग अगर पूरी हुई तो फिर हमको कौन पूछेगा, हमारी राजनीतिक रोटी सिकना बंद हो जाएगी, चंदा मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए कोई भी कर्मचारी संगठन एक साथ एक मंच पर नहीं आते हैं। कम से कम उस समय कर्मचारी संगठनों को एक साथ एक मंच पर आना चाहिए जब कर्मचारियों को बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। यानी कि अगर सभी कर्मचारी संगठन चुनाव के समय भी एक साथ एक मंच पर आते हैं तो राजनीतिक पार्टियों को उनकी मांग को सुनना पड़ेगा, लेकिन कर्मचारी संगठन ऐसा नहीं चाहते हैं। वे कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, सभी अलग अलग लड़ाई अपनी लड़ते हैं, क्योंकि हर कर्मचारी संगठन का जो पदाधिकारी है वाहवाही लूटने में माहिर है। वे चाहते हैं कि जो भी मांग हो हमारे द्वारा पूरी हो, और उनके द्वारा मांग पूरी होती है तो फिर वे एक विशेष पार्टी को इसका महत्व देते हैं, और राजनीतिक पार्टियां ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। अगर आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और भाजपा के शासनकाल में आप हड़ताल कर रहे हैं तो आप कांग्रेस के बारे में सोचेंगे, कांग्रेस को अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी कर्मचारी संगठनों में किसी विशेष कर्मचारी संगठन की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियाँ भी ये देखती हैं कि जो कर्मचारी नेता है वह किस राजनीतिक पार्टी से संबद्धता रखता है, किस राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुँचाना चाहता है। ऐसे में फिर कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको चाहिए कि वे कर्मचारियों की मांग को निष्पक्ष तरीके से शासन के समक्ष रखें, ना कि किसी एक विशेष पार्टी का प्रतिनिधि बनकर अपने संगठन का प्रतिनिधित्व करें। साथ ही ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको यहाँ पर समझना होगा। जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उनके जो पदाधिकारी हैं किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जब भी कर्मचारियों के हित की बात आती है तो वे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यानी कि जब हड़ताल करने का समय रहता है तब हड़ताल नहीं करते हैं, और जब हड़ताल करने का समय नहीं रहता है तब केवल दिखावे के लिए हड़ताल करते हैं। लेकिन ये दिखावे के लिए हड़ताल नहीं है, ये केवल चंदा लेने के लिए हड़ताल की जा रही है। आपको मेरी बातें बुरी भी लग रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है। अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो जो वीडियो क्लिप है टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी है, आप जाकर वहां पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कहीं ना कहीं उनके द्वारा इसके बारे में बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि राजनीतिक संगठन एक नहीं है, बिखरे हुए हैं, जिसका फ़ायदा सरकारें उठा रही हैं। नहीं तो कर्मचारियों की मांग को कहीं ना कहीं एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। चलिए, मैं मानता हूं कि नियमितीकरण, स्थायीकरण आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन समान काम के बदले समान वेतन दे सकते हैं। कई कर्मचारी संगठनों की मांग नियमितीकरण, स्थायीकरण नहीं है, सभी कर्मचारी संगठन अलग अलग मांग कर रहे हैं। मैं आपको कर्मचारी संगठनों की मांग के बारे में एक बार थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अगर आपको पता ना हो तो। जिसमें संविदा कर्मचारी हैं, जिनके पास राज्य शासन के संविदा कर्मचारियों की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जो रोस्टर नियम का पालन करके आए हैं, उनके पास नियुक्ति पत्र भी है, विज्ञापन भी उनके लिए निकाला गया है। यानी कि सभी प्रकार के मापदंडों को वे पूरा करते हैं, तो सरकार फिर उनको नियमितीकरण क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा श्रमायुक्त दर के श्रमिकों की, जो अन्य राज्यों में स्थायीकरण उनका हो चुका है। मध्य प्रदेश में उनका स्थायीकरण हो चुका है, हरियाणा में भी स्थायीकरण हो चुका है। तो फिर सरकार उनको स्थायीकरण क्यों नहीं कर देती है? क्योंकि बाकी राज्य सरकारों ने भी किया है तो कुछ मापदंड अपनाकर ही उनका किया होगा। तो राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भी चाहे तो श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं उनको स्थायीकरण कर सकती है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायीकरण किया जा सकता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की और रसोइया कर्मचारियों की। तो रसोइया कर्मचारियों को मैं समझता हूँ कि केंद्र योजना में काम कर रहे हैं, आप उनको नियमितीकरण नहीं कर सकते हैं, स्थायीकरण नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम वेतन वृद्धि आप उनकी कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने वह भी नहीं किया, और इस बात को तो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है कि 50% की वेतन वृद्धि हम उनको देंगे जब हमारी सरकार बनेगी, लेकिन फिर भी नहीं दी। स्कूल सफाई कर्मचारी यहाँ नियमितीकरण, स्थायीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं, वे केवल 8 घंटे काम देने की मांग कर रहे हैं। 2 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है, 2 घंटे के बाद फिर वे कहीं जा नहीं पाते हैं काम करने के लिए। ऐसे में फिर वे क्या करें? तो उनको आप नियमितीकरण, स्थायीकरण नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 8 घंटे वेतन देने के लिए उनको 8 घंटे काम पर रख लीजिए। कम से कम एक सम्मानजनक वेतन उनको मिलेगा और वे अपने घर परिवार को अच्छे से पालन पोषण कर सकेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर सकेंगे। अब बात करते हैं और कर्मचारी जो बच गए हैं, जिसमें प्लेसमेंट, आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी आते हैं। मैं मानता हूं कि इनका सीधे तौर पर नियमितीकरण, स्थायीकरण कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर इनके लिए क्या रास्ता है? तो साथियों, इनके लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। सबसे पहले इनको विभाग में मर्ज किया जाए, यानी कि जो ठेकेदार हैं उनको बीच से हटाया जाए, सीधे इनको विभाग से वेतन दिया जाए, और विभाग से वेतन मिलने के बाद ये श्रमायुक्त दर के श्रमिक की श्रेणी में आ जाएंगे, और इसके बाद फिर इनका स्थायीकरण हो सकता है। लेकिन सरकारें ऐसा भी नहीं करेंगी, क्योंकि ऐसा करने से जो बिचौलिए हैं वे बीच से हट जाएंगे और उनसे मिलने वाला कमीशन भी सरकार को बंद हो जाएगा। तो सरकार ऐसा नहीं चाहती है।
और जो संगठन के पदाधिकारी हैं वे भी ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ठेकेदारों से कमीशन मिलता है, क्योंकि उनका भी धंधा चलता रहे, इसीलिए वे भी ये मांग नहीं उठाते हैं। तो कर्मचारी संगठन कहीं ना कहीं सरकार से उचित मांग करते ही नहीं हैं। ऐसे कर्मचारी संगठनों को भी मैं जानता हूं जो केवल और केवल अपने फायदे के लिए 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख की भीड़ सरकार को बताकर डरवाते हैं और किसी भी कर्मचारी का भला नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसे कर्मचारी संगठनों को आपको पहचानना होगा, उनको चंदा देना बंद करना होगा, और अगर आप उनको पहचान लेते हैं तो उनसे आप मांग कीजिए कि आप उचित मांग शासन के समक्ष रखिए। फालतू का उल्टा सीधा ब्यौरा बनाकर आप सरकार को ना दें। सरकार को जो बजट है वह कर्मचारियों का उल्टा सीधा बनाकर ना दें, क्योंकि कर्मचारी जिस कैटेगरी में है उसी हिसाब से मांग उनकी करना चाहिए, और उसके हिसाब से जो भी बजट सरकार के ऊपर वित्तीय भार आएगा उसकी सटीक जानकारी अगर आपके पास है तब तो आप उस जानकारी को सरकार को दें, और अगर आपके पास सटीक जानकारी नहीं है तो फिर फालतू की जानकारी बनाकर सरकार को प्रेषित ना करें। सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भ्रमित ना करें, और अधिकारी भी ये जानते हैं कि जो जानकारी संगठनों के द्वारा दी जा रही है उसको हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं नियमितीकरण और स्थायीकरण के लिए मात्र 1 लाख या उससे भी कम कर्मचारी पात्रता रखते हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी संगठन ऐसे हैं जो केवल चंदा लेने के मकसद से 8 लाख, 10 लाख ऐसी कर्मचारियों की संख्या सरकार के सामने रखते हैं जो कभी भी छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण और स्थायीकरण के लिए पात्रता नहीं रखती है। क्योंकि बहुत से कर्मचारी कई प्रकारों में बटे हुए हैं। मैंने आपको कर्मचारियों के प्रकार के बारे में भी बहुत विस्तार से वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि कर्मचारी केंद्र और राज्य की योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारी अलग अलग हैं। 30 प्रकार के कर्मचारियों के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें सभी प्रकार के कर्मचारियों के करीब करीब 8 प्रकार हैं। जैसे कि संविदा कर्मचारियों के 8 प्रकार हैं, और आपका जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं उनके भी मैंने आपको प्रकार बताया था। प्लेसमेंट कर्मचारियों के 2 प्रकार हैं, ठेका कर्मचारियों के 2 प्रकार हैं। इसी प्रकार से कई प्रकार के कर्मचारियों की श्रेणी है, जिसमें कर्मचारियों को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो ऐसे में सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थायीकरण संभव नहीं हो सकता है। कर्मचारी संगठनों को वही मांग करना चाहिए जो सरकार पूरा कर सके। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि फिलहाल में अगर नियमितीकरण, स्थायीकरण नहीं हो पा रहा है तो जो छोटी छोटी मांग है उसको पूरा कराने का प्रयास कर्मचारी संगठनों को करना चाहिए, जो कि वे नहीं कर रहे हैं। वे केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, अपना खजाना भर रहे हैं, और जो कर्मचारी हैं वे पिस पिस कर चंदे के रूप में अपने मेहनत की कमाई उन कर्मचारी संगठनों को दे रहे हैं जो कभी भी उनका भला नहीं होने देंगे। मैं साथियों दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आप छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, मैं किसी कर्मचारी संगठन का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद आकलन कर सकते हैं कि जो चुनाव के समय आते हैं और कर्मचारियों से बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपकी मांग पूरा कराएंगे, आप हमारे संगठन में आइए, हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ संबद्धता रखिए, और जैसे ही इलेक्शन होता है उन कर्मचारी संगठनों के जो मुखिया हैं वे कहीं नज़र नहीं आते। उनको फिर कर्मचारियों की मांगों से कुछ लेना देना नहीं रहता है। और कुछ कर्मचारी संगठन ऐसे हैं जो सरकार को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वे अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, अपना खजाना भर रहे हैं, कर्मचारियों से चंदे के रूप में मोटी रकम वसूल रहे हैं, और उनकी एक भी मांग को आज तक वे कहीं भी पूरा नहीं करा पाए हैं। यहाँ तक कि कर्मचारियों को छोटी से छोटी जो सुविधा सरकार की तरफ से मिल सकती थी, जैसे कि उनको PF कटौती का लाभ मिल सकता था, उनको समान काम के बदले में समान वेतन मिल सकता था, अंशकालीन कर्मचारियों का पूर्णकालीन हो सकता था, रसोइया कर्मचारियों को कम से कम 50% की वेतन वृद्धि मिल सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। और कर्मचारी संगठन जो दूसरे कर्मचारी संगठन हैं वे भी कहीं ना कहीं अपने संगठन की वाहवाही लूटने के चक्कर में दूसरे कर्मचारियों का भी भला नहीं होने देना चाहते हैं। यानी कि दूसरे संगठन का भी भला वे नहीं होने देना चाहते हैं, और यही वजह है कि सरकारें भी नहीं चाहती हैं कि कर्मचारियों का हम भला करें, क्योंकि इसमें वित्तीय भार आता है और कोई भी सरकार वित्तीय भार अभी की डेट में नहीं लेना चाहेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान चारों तरफ से कर्मचारियों का ही है, क्योंकि सरकारें एक तरफ जहां कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठन भी इसमें 100% भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। तो साथियों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कर्मचारी संगठनों की पहचान करें, ऐसे पदाधिकारियों को अपने संगठन से हटाएं जिन्होंने आज तक संगठन की एक भी मांग पूरी नहीं कर पाई है। ऐसे कर्मचारी संगठनों से संबद्धता खत्म करें जो केवल चंदा ले रहे हैं और एक भी मांग आज तक आपकी पूरी नहीं करा पाए हैं। ऐसे कर्मचारी संगठनों के हड़ताल में ना जाएं जो केवल राजनीतिक मुद्दे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल एक पार्टी विशेष के लिए वे काम कर रहे हैं। उनके कर्मचारियों की मांगों से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे आपकी मांग पूरी हो या ना हो। इसमें कर्मचारियों को अपने स्वविवेक से ये निर्णय लेना होगा कि
कि कौन से कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण हो सकते हैं, कौन से कर्मचारी हैं जो स्थायीकरण हो सकते हैं, कौन से कर्मचारी हैं जिनको सीधे विभाग से वेतन दिलाया जा सकता है। और ऐसा हो भी चुका है, जो प्लेसमेंट कर्मचारी थे उनको सीधे विभाग से आज की डेट में वेतन मिल रहा है। जल संसाधन विभाग के कर्मचारी हैं जो प्लेसमेंट के तौर पर काम कर रहे थे, उनको आज विभाग से वेतन मिल रहा है और आज वे श्रमायुक्त दर के श्रमिक बन चुके हैं। आगे चल के उनका स्थायीकरण भी हो सकता है। तो साथ ही सरकारों के द्वारा जो दलील दी जा रही है कि नियमितीकरण और स्थायीकरण में कोर्ट की बहुत बड़ी बाधा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकारें कर्मचारियों को अगर चाहें तो वे नियमितीकरण स्थायीकरण कर सकती हैं। दूसरे राज्यों में भी हुआ है। जिन राज्यों में हुआ है, सरकार के प्रतिनिधियों को वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए कि किस प्रकार से वहां पर नियमितीकरण किया गया है, क्या व्यवस्था वहां पर लागू की गई है। और जिन कर्मचारियों का नियमितीकरण या स्थायीकरण नहीं हो सकता है, सरकार उनको समान काम के बदले में समान वेतन तो दे ही सकती है। क्योंकि कई कर्मचारी आधे से भी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। जहाँ पर एक और नियमित कर्मचारी को काफ़ी ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है, वहीं पर जो अनियमित के तौर पर काम करने वाला कर्मचारी है उसको आधे से भी कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। ठेकेदारों के माध्यम से जो कर्मचारी नियोजित की गए, उनकी स्थिति और भी बद से बदतर है, क्योंकि उनको वेतन तो दिया जाता है, लेकिन वेतन का एक मोटा हिस्सा ठेकेदार के द्वारा मांग लिया जाता है और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर उनको काम से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर मैं सभी कर्मचारियों का एक एक करके जिक्र नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें सभी कर्मचारी हैं। अनियमित का शब्द ये है कि जो नियमित के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, जिनको वे सभी लाभ नहीं मिल रहे हैं जो नियमित कर्मचारी को मिलते हैं, वे अनियमित की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अनियमित होने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी नियमितीकरण की पात्रता रखते हैं। अपने प्रकार को समझिए। 30 प्रकार के कर्मचारियों में 8 प्रकार मैंने आपको बताए थे, जिसमें अंशकालीन, पूर्णकालीन, राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार से वीडियो में जानकारी दी थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपने प्रकार के बारे में समझ सकते हैं और उचित मांग आप कर सकते हैं। बात रही नियमितीकरण की, स्थायीकरण की, तो जो कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र हैं, कोर्ट के द्वारा भी निर्णय दिया गया कि जिन कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र है, जो रोस्टर नियम का पालन करके आए हैं, जिनके लिए विज्ञापन निकाला गया है और जो सभी अर्हता पूरी करते हैं, वे नियमितीकरण के लिए पात्र हैं। तो अगर सरकार नियमितीकरण नहीं कर रही है तो आप जाकर कोर्ट में इसके लिए आवेदन लगा सकते हैं। कोर्ट के माध्यम से कई कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ है। इसका उदाहरण मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से दिया है, जिसमें कई प्रकार के कर्मचारी कोर्ट में आवेदन करके आज नियमित हो चुके हैं और वे एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। स्थायीकरण की बात करें तो कई कर्मचारी ऐसे हैं जो स्थायीकरण के लिए पात्र हैं, वे भी जाकर कोर्ट में लगा सकते हैं। उनका भी स्थायीकरण संभव है और सरकार को ऐसा करना पड़ेगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो सहायक शिक्षक एक हैं, उनके द्वारा सूरजपुर की सहायक शिक्षक का यहाँ पर मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सोना साहू जी का, वे क्रमोन्नति पदोन्नति की लड़ाई लड़ रही हैं। उनके द्वारा कोर्ट में केस किया गया था और वे केस जीत भी गई थी, लेकिन इसके बाद फिर सरकार के द्वारा इसको चैलेंज कर दिया गया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। क्रमोन्नति पदोन्नति की लड़ाई भी लड़ रही हैं, हो सकता है भविष्य में भी लड़ाई जीत जाएं और फिर उनको भी सभी लाभ मिले जिसके लिए वंचित थी। तो इसी प्रकार से अनियमित कर्मचारियों को भी करना पड़ेगा। अगर सरकारें नियमित नहीं करती हैं तो फिर उनको कोर्ट की शरण लेना पड़ेगी, क्योंकि कई वर्षों से कर्मचारी अनियमित के तौर पर काम तो कर रहे हैं लेकिन वे नियमित नहीं हो पाए हैं। और अगर आप ये सोचकर बैठे हैं सरकार के भरोसे कि सरकार ने 100 दिन की गारंटी दी है, वे 100 दिन में ना सही 1 साल में, 1 साल में ना सही 2 साल में, 2 साल में ना सही तो 5 साल में चुनाव के समय तो नियमितीकरण स्थायीकरण कर ही देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि जब भी सरकार अगर नियमितीकरण स्थायीकरण करती भी है तो सभी कर्मचारियों का इसमें नहीं होने वाला है। बहुत से कर्मचारी इसमें छूट जाएंगे। तो अपने प्रकार को समझ के अपनी मांग को शासन के समक्ष आप रखिए, उचित मांग को रखिए। और जो संगठन के पदाधिकारी चंदा लेकर कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से किनारा कीजिए, दूरी बनाइए, अपने खुद का संगठन बनाइए, अपने संगठन के माध्यम से उचित मांग कीजिए, सही मांग कीजिए जो सरकार आपकी पूरी कर सके। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अपने प्रकार को समझिए। जब तक आप अपने प्रकार को नहीं समझेंगे, आप शासन के समक्ष अच्छे से अपनी मांग को नहीं रख पाएंगे। और जो कमेटी बनाई गई है जिसमें 100 दिन में नियमितीकरण का स्थायीकरण का वादा किया गया था, बहुत से कर्मचारी संगठनों का ये कहना है कि ये कमेटी केवल नियमित कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, अनियमित कर्मचारियों का इसमें कोई भी रोल नहीं है, तो वे गलत हैं। एक बार घोषणा पत्र को उठाकर देखिए। घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जो कमेटी बनेगी उसमें अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल किए जाएंगे। अगर आपको ना पता हो तो घोषणा पत्र में इस बिंदु को आप एक बार जरूर देखें और इसके बाद सरकार से और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से इस मांग को उठाइए कि जो कमेटी है उसमें अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल करें, उनकी मांग को पूरा करें। बहुत से कर्मचारी संगठन केवल इसलिए उस कमेटी में शामिल नहीं होना चाहते हैं क्योंकि जैसे ही कमेटी में शामिल होंगे, जब अधिकारियों के सामने वे बैठेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वे कौन सी मांग सही कर रहे हैं और कौन सी मांग सही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कुछ संगठनों के पदाधिकारी
नियमितीकरण स्थायीकरण के लिए जो कमेटी बनी है उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, क्योंकि उनको उस कमेटी में शामिल होना चाहिए। क्योंकि कर्मचारियों की नियमितीकरण स्थायीकरण अगर नहीं भी हो पाती है तो कम से कम उनको बेसभी हक तो मिलेंगे जिससे वे आज तक वंचित हैं। जैसे कि उनका पीएफ कटना शुरू हो जाएगा, समान काम के बदले में समान वेतन की मांग भी कर सकते हैं, पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग भी कर सकते हैं, और भी जायज़ मांगे हैं जिनको भी सरकार के समक्ष रख सकते हैं। तो साथियों, नियमितीकरण स्थायीकरण के लिए जो कमेटी सरकार ने गठित की है उसमें कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल होना पड़ेगा, और जैसे ही उस कमेटी में आप शामिल होते हैं तो उन सभी मांगों को आप कमेटी के समक्ष रखिए जिनको सरकार पूरा कर सकती है। जो जायज़ मांग है उसको आप कमेटी के समक्ष रख सकते हैं। जब सही मांग आप करेंगे, सही संगठन के माध्यम से करेंगे, तभी आपकी मांग पूरी हो सकती है। साथ ही उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर बताएं। क्या मेरे द्वारा जानकारी जो दी गई है वह सही है? क्या मैंने जो भी आपको बताया है वो सही बताया है? अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अपने मन में है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर न्यूज़ 24 CG MP की एक क्लिप डली हुई है। उसमें एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी बात को आप अच्छे से सुनिए। उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है कर्मचारी संगठनों के बारे में और सरकार के बारे में, आपको वहां से पता चल जाएगा कि कर्मचारी संगठन अपने फ़ायदे के लिए कर्मचारियों का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से उनको नियमितीकरण और स्थायीकरण से सरोकार नहीं है। वे केवल अपनी तिजोरी भर रहे हैं और एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, जिस वजह से कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे कर्मचारी संगठनों की पहचान कीजिए और खुद निर्णय लीजिए। साथियों, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।